नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तोड़ा एक और रिकॉर्ड। एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा किया पार। पिछले 3 सालों में बढ़े करीब 3 करोड़ फॉलोअर्स। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की हुई पहचान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के नेताओं ने की घटना की कड़ी निंदा। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। करन सेक्टर में 3 आतंकियों को किया ढेर। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव। निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मिला जनता का समर्थन। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी ने कहा राज्य को बनाया माफिया मुक्त। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच 46 साल बाद खुल गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। ओडिशा सरकार कराएगी मूल्यवान सामानों की सूची तैयार। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। कार्लोस अल्कराज ने जीता विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब। फाइनल में नोवाक जोकोविच को सीधे सेट में दी शिकस्त। जीता करियर का दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब। 5वें और अंतिम टी20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया। सीरीज 4-1 से की अपने नाम। जीत के लिए मिले 168 रन के जवाब में 125 रन पर ऑल आउट हुई जिम्बाब्वे की टीम। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात एक उपलब्धि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नई ऊंचाई हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता हैं। इस उपलब्धि के साथ सभी वैश्विक नेताओं से लोकप्रियता के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आगे जा चुके हैं। बीते 3 सालों में नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पर 30 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बढ़े हैं। लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री का प्रभाव न केवल एक्स बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, एक्स पर @100 मिलियन इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के सक्रिय संवाद की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मोदी की लोकप्रियता ने एक्स पर नई राह पकड़ी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने पर बधाई। एक ऐसे नेता जिन्हें दुनिया देखती है। मोदी जी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले निर्विवाद रूप से वैश्विक नेता हैं। यह उपलब्धि न केवल भारत में उनकी अद्वितीय लोकप्रियता का बल्कि वैश्विक मंच पर उनकी महान राजनेता की भूमिका का भी प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सीधे संवाद में किस तरह क्रांति ला दी है। इस मील के पत्थर तक पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनका विजन और भी लोगों तक पहुंचेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने के लिए हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि देश की प्रगति के लिए आपके दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों को मिल रही वैश्विक प्रशंसा और समर्थन को दर्शाता है। आपकी प्रेरक यात्रा दुनिया भर में लाखों लोगों को आकर्षित करती है।
पेंसिल्वेनिया की जनसभा में हुई गोलीबारी में घायल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। एफबीआई ने इसे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश करार दिया है और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज कर दी है। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की पहचान हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उस वक्त जानलेवा हमला हुआ जब वो पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फायरिंग की आवाज से सनसनी मच गई। गोली लगने से ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से खून निकलता देखा गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें वहां से निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जबकि हमलावर के गोली चलाते ही काउंटर स्नाइपर टीम एक्टिव हो गई और उसे मौके पर ही मार गिराया। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद ट्रंप का निजी जेट न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। जानलेवा हमले का सामना करने के बावजूद ट्रंप ने चुनाव प्रचार अभियान जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें इसकी निंदा करने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक गोलीबारी की घटना के मद्देनजर बाइडेन ने ट्रंप से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिका की जनता के साथ हैं। उधर अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी एफबीआई इस मामले की जांच कर रही है। एफबीआई के बयान में कहा गया है कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है, जो पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। शीर्ष जांच एजेंसी ने कहा है कि विस्तृत जांच अभी जारी है। एफबीआई ने इस संबंध में लोगों से जानकारी देने की अपील की है। जांच एजेंसी ने कहा है कि लोगों के पास अगर कोई फोटो या ऑनलाइन वीडियो है तो वो साझा कर सकते हैं। हालांकि हमले का क्या मकसद था, ये अभी तक साफ नहीं है। अमेरिकी इतिहास को खंगालें तो ये पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर हमला किया गया हो। अमेरिका में ऐसे नेताओं की लंबी सूची है जिन पर गोली चलाई गई। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैककिनले और 1963 में जॉन एफ कैनेडी भी ऐसे ही हमले का शिकार हुए थे, जिसमें उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शनिवार को पेंसिल्वेनिया में हुई राजनीतिक हिंसा की खुलकर निंदा की है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इजरायली सेना ने हमास के खान यूनिस ब्रिगेड के कमांडर राफा सलामेह को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि सलामेह 7 अक्टूबर को नरसंहार के पीछे के मास्टरमाइंड्स में से एक था और उसने खान यूनिस ब्रिगेड में सुरंगों के विकास की योजनाओं की कमान संभाली थी। इसके अतिरिक्त उसने 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के दौरान हमास के लिए युद्ध समर्थन अभियानों और रक्षात्मक योजनाओं में भाग लिया। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के नजदीक घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के पास सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से पिस्तौल, गोला बारूद बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश में राज्य भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में मोदी सरकार के 10 वर्षों के माध्यम से देश और उत्तर प्रदेश में हासिल की गई तरक्की का ब्यौरा पेश किया गया, तो राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा गया।
भाजपा कैसे आने वाले वर्षों में अपने प्रदर्शन को लेकर मजबूती से काम करे, इस बात पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत केंद्रीय मंत्री, पार्टी सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन किया गया, वहीं उपचुनाव की तैयारी और प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे और कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए जोश भरा। ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में जो परिणाम सामने आए हैं, उसे लेकर कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें जनता के बीच जाकर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना होगा। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी ने आगे बढ़ने की घोषणा की है। राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्षी दलों के द्वारा संविधान को लेकर फैलाए गए भ्रम को जनता के बीच दूर करना है। प्रस्ताव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर सत्ता में राहुल गांधी आते तो हिंदू बोलने पर भी प्रतिबंध लग जाता। वहीं समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और अंबेडकर का विरोध किया है। विकास सिंह और रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 46 साल के बाद रविवार को पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया, जिसके लिए हाई लेवल कमेटी और मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने तयशुदा एसओपी के तहत भंडार को खोलने की प्रक्रिया शुरू की। भंडार खोलने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई तो विशेषज्ञों की मौजूदगी भी लगातार बनी रही। 2018 में रत्न भंडार की चाबी गुम हो जाने के बाद से ये मामला राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ओडिशा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था। हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार। आखिरकार करीब 4.5 दशक के बाद आभूषणों और अन्य मूल्यवान सामानों की लिस्ट बनाने के लिए आज इसे खोल दिया गया। इससे पहले इस रत्न भंडार को आखिरी बार 1978 में खोला गया था। इस दौरान सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार पूरी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। Everything is being carried on as per the standard operating procedure. I am not authorized to speak anything. The high level committee and its member will give you details once they come out. उड़ीसा सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रही है, तो मंदिर प्रशासन से लेकर रत्न भंडार को खुलवाने की लड़ाई लड़ने वाले भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हम आज से ही वहीं पे रुकेंगे
और नीलाद्रि विजय तक वहीं पे रहेंगे, देखेंगे कि नीतिकांति आराम से हो। हमको विश्वास है कि प्रभु की कृपा है, सब कुछ आसान होगा। 2018 में ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ पास्ड ऑर्डर टू गवर्नमेंट। उस टाइम पे जो सरकार था, उस टाइम पे जो प्रशासन थे, वो एक नाटक रचे कि चाबी खो गया। अब हम लोग तो सब जानते हैं। ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रत्न का आभूषण निकल रहा है अभी, इसी का भी त्रिस्तरीय सुविधा माने सुरक्षा व्यवस्था में हम सब जो हमारा जो भाई लोग है, इसी को भी नियोजित करने का जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। 24 आवर कैमरा, सर्विलांस कैमरा भी रहेगा और पुलिस का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये भी रहेगा। जो रत्न आभूषण बाहर निकल रहा है, इसी को हम अंदर जाने तक सुरक्षा हमारी ऊपर है। दशकों बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के खुलने से स्थानीय निवासियों से लेकर यहां आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज रत्न भंडार गणती और मनती करने के लिए अंदर सब प्रतिनिधि दल घुसे हुए हैं। बहुत उत्सुकता ही है हम लोग का। रत्न भंडार तो हमारा उड़िया का अस्मिता है और जो खुलने से हमको पता चला कि जगन्नाथ का वहाँ पर कितना कुछ जो सामग्री है, जो अलंकार है, वो नानादि बहुत सारे दुर्लभ का जो मणि और रत्न का भंडार है, वो जो पूर्व का जो सरकार थे वो तो नहीं खोले, हमको तो नहीं मालूम हुआ, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं। मैं तो बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुश महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और आप तो देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे कितने सारे भक्तजन यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। 46 साल बाद रविवार को खुले रत्न भंडार का ये मामला राजनीतिक रूप से भी बड़ा मुद्दा रहा है। पूर्ववर्ती बीजू जनता दल की सरकार ने रत्न भंडार को दशकों तक नहीं खोला। इससे इसको लेकर एक रहस्य बनता चला गया। इसके बाद भाजपा ने बीते दिनों ओडिशा में हुए चुनाव के समय इसे बड़ा मुद्दा बनाया और पीएम मोदी ने सरकार बनने पर रत्न भंडार खोलने का जनता से वादा किया था। आज बीजेपी फिर से पूर्ववर्ती सरकार पर हमलावर है। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 24 साल में गिनती नहीं हो रही थी। भले ही मामला राजनीतिक रूप से गर्माता रहा हो, लेकिन ये आस्था के साथ भी जुड़ा मामला है। इसलिए रत्न भंडार खोलने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंदिर के पुरोहितों और गठित समिति के बीच चर्चा के बाद रविवार दोपहर 1:28 का समय तय किया गया था और सभी विधि विधान के अनुपालन के साथ साथ 3 अलग अलग तरह की SOP भी बनाई गई थी। रविवार को तीनों SOP के अनुपालन के साथ ही धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का भी ध्यान रखा गया। रत्न भंडार में से निकलने वाले आभूषणों के लिए विशेष बक्से भी बनाए गए, जिन्हें मंदिर परिसर में पहुंचाया गया। रत्न भंडार को खोलने से लेकर इसके बाद की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि सभी प्रक्रियाओं की प्रामाणिकता बनी रहे। आभूषणों की गिनती के बाद एक डिजिटल सूची बनाई जाएगी, जिसमें आभूषणों की तस्वीर, उनका वजन और उनकी गुणवत्ता जैसी अन्य चीजें शामिल होंगी। पुरी से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। ओडिशा की पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजों को खोल दिया गया। इस दौरान ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व जज विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी, ASI के अधिकारी DB गणनायक और पुरी के गजपति महाराज के एक प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। बाहर भंडार खुला गया, उनका चाबी अवेलेबल था, खोल के उसका तस्वीरी करके वीडियोग्राफी करके हमने जो सामान उसका अंदर गहना है भगवान का, उसका जो स्थिरीकृत रूम है वो रूम को शिफ्ट किया। गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था। हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। 3 ताला था, एक सील में था, 2 नॉन सील था, अनसील था। उसको 3 ताला को खोले, अंदर गए, लाइट का बंदोबस्त किया, मुआयना किया।
हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। जगन्नाथ धाम में श्री मंदिर के रत्न भंडार खोले जाने की पूरी प्रक्रिया पर डीडी न्यूज के संवाददाता ने विशेष बातचीत की। समग्र भगवान जी का रत्न भंडार के जो भी कुछ गहनाएं हैं इत्यादि उसका इन्वेंट्री होगा। पिछला इन्वेंट्री 1978 में हुआ था, उसके साथ मेल होगा और इस दफ़ा सारे चीज़ों को अति डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन और डिजिटाइजेशन फोटोग्राफी प्रोसेस में रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये निर्णय हमारा श्री मंदिर का जो मैनेजिंग कमेटी है, प्रशासनिक समिति है, उन्होंने ले चुका है। सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं और सरकार भी उस पर अपना निर्णय दे चुके हैं। तो अति सुंदर ये एक कार्यक्रम जो बहुत ज़रूरी था वो अभी हमारे राज्य सरकार के माध्यम से और हमारे मंदिर प्रशासन के माध्यम से होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में पौधारोपण किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में रविवार को 11 लाख पौधे लगाने का अभियान चलाया गया, जो कि एक कीर्तिमान है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान अब आंदोलन बन गया है। अब देश का हर एक शख्स अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाकर धरती मां को नमन करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता, सुशासन, सहयोग और सहभागिता के लिए प्रसिद्ध इंदौर आज से एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए भी जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंदौर वासियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। मध्य प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रविवार को एक बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रम इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में हुआ, जिसे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को बेहतर मंच प्रदान करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में आगामी 25 वर्ष की जरूरत को पूरा करने के मद्देनजर नई शिक्षा नीति बनाई, जो भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा के योग्य बनाएगी। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए हैं, वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक दिवसीय रांची दौरे के क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा।
उन्होंने पार्टी के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं, पार्टी से आगे बढ़कर एक परिवार है। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस के चुनावी वादों पर भी सवाल किए और जवाब मांगे। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए श्री चौहान ने कहा कि भाजपा पार्टी नहीं, एक परिवार है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का मान बढ़ा है। पहली बार हुआ है जब कोई राजनेता तीसरी बार लगातार बहुमत पर प्राप्त करके प्रधानमंत्री, और इससे सारी दुनिया चमत्कृत है। अभी मोदी जी गए अलग अलग देशों में, तो रूस हो चाहे ऑस्ट्रिया हो, केवल मोदी मोदी की पूछ थी, केवल भारत भारत की पूछ थी। जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन झूठा है और ये झूठे वादे कर झारखंड को धोखा दे रहे हैं। श्री चौहान ने इन दलों से महिला बैंक, किसान बैंक, बेरोजगारी भत्ते जैसे चुनावी वायदों पर सवाल पूछे। श्री चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह दोनों पार्टियां झूठ बोलने की मशीन बन गई है। हेमंत जी बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए, झारखंड की भोली भाली जनता को अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने का और छलने का काम किया है। श्री चौहान ने किसानों के कल्याण के मुद्दे पर भी मौजूदा राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बंद कर मौजूदा राज्य सरकार ने अन्नदाताओं के साथ अन्याय किया है। जब भाजपा की सरकार थी रघुवर जी की पिछले टर्म में, तब 5 एकड़ तक के किसान तक प्रति एकड़ 5,000 रुपया किसान को मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत देने का फैसला किया था। लेकिन हेमंत जी ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को देश हित की चिंता नहीं है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को झारखंड बचाओ भाजपा लाओ का भी नारा दिया। धरती के आबा की इस पवित्र भूमि से लुटेरों और बेईमानों की सरकार हरा के रहोगे, भाजपा की सरकार ला के रहोगे। झारखंड बचाओ भाजपा लाओ। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पार्टी और उनके लिए कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। श्री सेठ ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव जीतने के लिए समर्पण की भावना से काम करने का आह्वान किया। हम औरों से अलग हैं। क्यों? चुनाव जीतने के बाद ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हम सम्मान करना चाहते हैं। यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। रांची प्रवास के क्रम में श्री चौहान ने आत्मीयता दिखाते हुए दोपहर का भोजन पार्टी कार्यकर्ता के आवास पर किया और उनका हौसला बढ़ाया। रांची से करमबीर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि सरसंघ चालक मोहन भागवत के मार्गदर्शन में शताब्दी वर्ष और प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत और समीक्षा पर विशेष रूप से चर्चा हुई। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत के मार्गदर्शन में शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर 3 दिनों तक विमर्श हुआ। साथ ही प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत एवं समीक्षा पर भी मंथन हुआ। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि शताब्दी वर्ष के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक देश में संघ कार्य विस्तार के तहत सभी मंडल और बस्तियों में दैनिक शाखा का लक्ष्य तय किया गया है। विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष। तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य, स्वयंसेवक का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। श्री आंबेकर ने कहा कि देश की युवा शक्ति काफी संख्या में संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रही है और जुड़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष करीब 1 से 1.25 लाख लोग संघ के साथ विविध गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। लगभग
1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। एक सवाल के जवाब में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने कहा कि धोखे से, जबरन या लालच से मतांतरण नहीं होना चाहिए। यह पूर्णतः गलत है। इसे रोकने के लिए कानून भी है। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। मतांतरण का जो एक अपने समाज में कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर कभी गलत प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका भी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कानूनन ऐसी बातों पर पाबंदी भी है, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। बाकी और संघ तो इस बारे में बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि ऐसा कोई भी जबरदस्ती का या लालच देकर या किसी गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने 1975 के आपातकाल को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय संघ के स्वयंसेवक भी प्रताड़ित हुए थे। लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। में लगाया गया वो निश्चित रूप से गलत था और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि हम लोग एक फ्रीडम, स्वाधीनता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। संघ ने अपने समय समय पर इमरजेंसी के बारे में अपना विरोध भी दर्शाया है और संघ ने तो संघर्ष भी किया था। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिनों तक चली बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित अखिल भारतीय कार्यसमिति के सभी सदस्य, प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारकों ने हिस्सा लिया। अब आपसी विचार विमर्श के लिए विविध संगठनों की 3 दिवसीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से होगी। रांची से विकास और सोमेश पटेल के साथ मैं दिवाकर कुमार। झारखंड राज्य के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है, जिसको लेकर राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है। ये मुद्दा राज्य में राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। क्या है जमीनी हालात, देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों में से कई लोगों के पास तो दोनों देशों से जुड़े पहचान पत्र संबंधी कागजात हैं, जिससे वे आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सकते हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य के आदिवासी भाई बहनों की जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाकर झारखंड को जिहाद खंड बनाना चाहते हैं। लोगों को वोटर बनाते गए और खास करके इस क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वोटर बनता है, आधार कार्ड में नाम जोड़ता है तो उसका एक निश्चित नियम बना हुआ है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा संथाल परगना में कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। देश की जनता और संथाल परगना के लोगों को गुमराह कर रही है। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है कि संथाल परगना को अपमानित करना, यहाँ के लोगों को अपमानित करना और यहाँ जो हम लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं उस पर ठेस पहुँचाना। इस बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की योजना बनाए। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मामले पर अपना पक्ष रखा। काफी चिंताजनक है। हमको तो लग रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा जो हुआ और एक गलियारा की तैयारी थी, वो गलियारा आज तैयार। लोग रिश्ता बना लेता है, यहाँ के रिश्ता बनाने के बाद लोग वहीं से आधार कार्ड रिश्ते से बनता है। इन लोगों का चेन लगल है बांग्लादेश से। हम लोग का यहाँ लोकल का जीना कठिनाई हो जाती है और सरकार को इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। झारखंड राज्य के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बसे हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक संथाल परगना के पाकुड़ जिले में आदिवासियों की आबादी 46% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 4% घटकर महज 42% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी 33% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 3% बढ़कर 36% तक पहुंच गई है।
बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां से पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। बीजेपी ने कहा है कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से राज्य की पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के विरोध में रविवार को राजभवन के सामने धरने पर बैठे। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता तापस रॉय, रुद्रनील घोष, असीम सरकार, कौस्ताब बागची और हिंसा पीड़ित मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां, पोस्टर लिए हुए थे। धरने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की तस्वीरें प्रदर्शनकारियों के हाथों में थी। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में लगभग 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया और अब उपचुनावों में भी 2 लाख से अधिक हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत हिंदू लोग को वोट डालने दे दिया। लोकसभा में कम से कम 50 लाख। जो 4 बाई इलेक्शन हुआ उसमें 2 लाख से ज्यादा हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया। मैं पोर्टल चालू कर रहा हूं, जो वोट डाल नहीं सका उसको नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा सीक्रेसी रहेगा। आई विल स्टार्ट लीगल बैटल ऑल्सो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के हाथ संविधान के खून से रंगे हुए हैं। वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर संविधान बचाओ के नारे देते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी 100 बार झूठ बोलकर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार नकार रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में संविधान आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को दबाने कुचलने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के, जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं, संविधान बचाओ की बातें करते हैं। भारतीय सेना और असम पुलिस ने रविवार को ऊपरी असम में NSCN-IM के बड़े जबरन वसूली नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया और इस रैकेट में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए असम के तिनसुकिया जिले के कई इलाकों में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN-IM कैडर्स तक जबरन वसूली के पैसे पहुंचाने में शामिल 5 प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। खबरों के अनुसार एक चाय बागान मालिक को NSCN-IM कैडर से 10 लाख रुपयों की जबरन वसूली की धमकी मिली थी, जिस पर निगरानी रखी गई थी। पहले ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया, जिसके बाद 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया। इस समन्वित प्रयास ने ऊपरी असम क्षेत्र में NSCN-IM की जबरन वसूली गतिविधियों को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुलगाम आतंकी हमले में शहीद लांस नायक प्रदीप नैन के घर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने उनके माता पिता को ढांढस बंधाया। उन्होंने प्रदीप नैन की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि शहीद जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने लांस नायक प्रदीप नैन के नाम पर स्टेडियम बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में मांग पत्र दिया है। देश की कठिनतम धार्मिक यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा रविवार से शुरू हो गई है। यात्रा को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां की हैं। यात्रा मार्ग को सिंहगाड़ बेस कैंप से लेकर आखिरी बेस कैंप पार्वती बाग तक 5 सेक्टर में बांटा गया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से अधिक वसूली ना हो, इसे लेकर प्रशासन ने खाने पीने और ठहरने की दरें हर बेस कैंप के लिए तय की हैं। इसके अलावा कठिन परिस्थितियों को देखते हुए 60 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों की यात्रा में जाने पर पाबंदी लगाई गई है। श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और निर्मंड SGM मनमोहन सिंह ने बताया कि यात्रा के आखिरी पड़ाव पार्वती बाग में अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली के 16 जवानों को तैनात किया गया है।
हमने जो मूल्य सूची पहले ही प्रदर्शित कर दी है और सभी टेंट होल्डर को ये निर्देश जा चुके कि वो अपने अपने टेंट्स में अपनी रेट लिस्ट को डिस्प्ले करना सुनिश्चित करेंगे। विमास मनाली की 16 सदस्यीय टीम है और इसके अलावा SDRF के 21 लोग हैं और लोकल पोर्टर्स के 30 लोग हैं और जो हमारी बटालियन से पुलिस आई है उसके लगभग 20 लोग जगह जगह अलग अलग बेस कैंपों में तैनात हैं। इसके अलावा हमारी मेडिकल टीमें भी 5 बेस कैंप के लिए आज रवाना हो चुकी है। प्रसार भारती और IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित DD रूबोकॉन रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। क्या रहा DD रूबोकॉन में खास, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रसार भारती और IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित DD रोबोकॉन 2024 रविवार को संपन्न हो गया। इस 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता में देश भर के युवाओं ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों की टीमों ने DD रोबोकॉन 2024 के दौरान अपनी रचनात्मक क्षमता से सबको हैरान कर दिया। बेहद कड़े मुकाबले में अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी टीम पुणे की CCOI यूनिवर्सिटी टीम को हराकर खिताब जीतने में सफल रही। इस कामयाबी का उत्साह और खुशी की चमक पूरी टीम के चेहरे पर अलग ही नजर आई। एक्साइटमेंट तो है ही, क्योंकि पिछली बार हम जब आए थे तो हमारा हैट्रिक चांस मिस हो गया था, तो इस बार खुशी हुई हमको कि फिर हम 11 टाइम चैंपियन बने। जो भी क्रैश प्राइस मिलेगा उससे जो भी कंपोनेंट्स हम ये साल यूज़ नहीं कर पाए वो यूज़ करेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर पाए वो लगाएंगे एंड वी विल अपग्रेड द वॉट्स एंड वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। भारत के सार्वजनिक लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने इस आयोजन को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम की लगातार लाइव कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए प्रसार भारती की टीम ने व्यापक प्रबंध किए और 50 घंटे से अधिक निर्बाध प्रसारण चला। DD न्यूज के अपर महानिदेशक पंकज पांडे ने सफल आयोजन पर खुशी जताई और इसे गौरवान्वित करने वाला अवसर बताया। वहीं प्रसार भारती के DDG ग्लोबल आउटरीच प्रकाश वीर ने इसे रोमांचक अनुभव बताया। IIT दिल्ली ने भी इस शानदार कार्यक्रम के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर की। I'll congratulate all the teams, those who have participated in this, not just the winners, because all 46 teams who has made to this event, they all being considered as a winner for me. So I'll congratulate everyone who participated in this. इस सफलता के बाद अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए न केवल तैयार है बल्कि उत्साह और उल्लास से भी भरी हुई है। DD रोबोकॉन 2024 के उनके अनुभव वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन करने में बहुत काम आएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दीपिका, DD न्यूज दिल्ली। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को आज एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसके पीछे बीते कुछ समय में भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में दर्ज की गई उपलब्धियों का खासा योगदान रहा है। ऐसी एक उपलब्धि का साक्षी बना बीते साल 14 जुलाई का दिन। आज ही के दिन यानी कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ ही भारत की अंतरिक्ष यात्रा में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने का काम किया था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। इन्हीं में से एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान 3। इसकी सफलता ने दुनिया के सभी देशों को चौंका दिया। पिछले साल 14 जुलाई को भारत ने अपने नाम ये ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करा के इतिहास रच डाला। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक मिशन लॉन्च किया था। ऐतिहासिक क्षण तब सामने आया जब 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। मिशन के लिए 23 अगस्त 2023 का दिन बेहद निर्णायक रहा, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में अपना स्थान दर्ज कराने में सफल रहा। ये पहला मौका था जब किसी देश का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर
अपना अंतरिक्ष मिशन सफल रहा। चंद्रयान 3 एक 3 घटक मिशन है, जिसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल शामिल थे। लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को चंद्र कक्षा के 100 किलोमीटर तक ले गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए शेप, स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड शामिल था। रोवर मॉड्यूल प्रज्ञान चंद्रमा की सतह और उप सतह का अध्ययन करने के लिए उपकरणों का एक समूह लेकर गया, जिसमें लैंडिंग स्थल के आसपास के क्षेत्र में मौलिक संरचना की जांच करने के लिए APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी शामिल थे। इसरो के विक्रम लैंडर ने जिस स्थान को छुआ था, उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा आधिकारिक तौर पर शिव शक्ति नाम दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को घोषणा की कि लैंडिंग साइट को शिव शक्ति कहा जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न हर साल मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की। चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी धाक जमाकर दुनिया के शक्तिशाली देशों को हैरत में डालकर इतिहास के पन्नों में इस उपलब्धि को स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया है। और इसी के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाले रूस, अमेरिका और चीन के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रीनगर के पोलो ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उन्होंने खिलाड़ियों और अधिकारियों से बातचीत की और साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई यूथ माई प्राइड समर एक्टिविटीज कैलेंडर 2024 का भी उद्घाटन किया और खेलो इंडिया केंद्रों में खेल किट वितरित की। वहीं स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 3 सेट में 6-2, 6-2, 7-6 से हराने में सफलता पाई। अल्कराज ने पहले सेट को आसानी से 6-2 से अपने नाम करने में सफलता पाई। दूसरे सेट में भी अल्कराज ने दमदार खेल को आगे जोकोविच कुछ नहीं कर पाए और स्पेनिश खिलाड़ी ने सेट को 6-2 से जीत लिया। तीसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अल्कराज ने 10वें गेम में 3 चैंपियनशिप पॉइंट गंवाए। हालांकि टाई ब्रेकर में उन्होंने कोई गलती नहीं की और मुकाबले को अपने नाम कर खिताब जीत लिया। ये लगातार दूसरा साल है जब अल्कराज ने जोकोविच को हराकर खिताब जीतने में सफलता पाई है। ये उनके करियर का दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं 5वें और अंतिम T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। भारत से जीत के लिए मिले 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 18.3 ओवर में 125 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे के लिए जायोन मायर्स ने सबसे अधिक 34 रन की पारी खेली। वहीं फराज अकरम और मारूमानी ने 27 रनों का योगदान दिया। भारत की तरफ से मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। वहीं शिवम दुबे ने 2 विकेट लेने में सफलता पाई। सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वाशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 167 रन बनाए। भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे अधिक 58 रन की पारी खेली। वहीं अंतिम के ओवर्स में शिवम दुबे ने तेजी से 26 रन की पारी खेली। वहीं रियान पराग ने 22 रन का योगदान दिया। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने 14 और कप्तान शुभमन गिल 13 रन बनाकर आउट हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। भारत इन पेरिस ओलंपिक अवेयरनेस रन में हिस्सा लेने पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार हमारे खिलाड़ी पिछली बार से ज्यादा पदक जीतकर लौटेंगे। मनोज तिवारी से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने।
पेरिस ओलंपिक को लेके उत्साह जिस तरीके से युवाओं में नज़र आ रहा है, और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन बात करने के लिए। किस तरीके से सर उत्साह आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली से यूथ बड़ी संख्या में पहुंचा है, क्या कहेंगे ये उत्साह जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रमोट करने को लेकर है, पता की उम्मीदें लेकर बैठा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत ओलंपिक में अच्छा करे ये हर भारतीय के मन में, भारतवंशियों के मन में रहता है। और अभी जो पेरिस में भारत जा रहा है ओलंपिक में, जो कंटिजेंट जा रहा है हमारा, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ये आज का मैराथन है और हम लोग उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। जितनी संख्या में बच्चे भाग लिए हैं, ये दुआएं पहुंचेंगी और निश्चित रूप से पेरिस में भारत के बच्चे कुछ और ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि इसमें तो ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति है। पीछे हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, इस बार और भी अच्छे की उम्मीद है। और ये जो कार्यक्रम हुआ है ना, कहूँगा कि जब से नरेंद्र मोदी की भारत इन पेरिस, पहले 400 करोड़ इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अभिषेक, सर, ईशान, उनकी पूरी टीम, उनको भी मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार से ओलंपिक टीम का मनोबल बढ़ाना एक बहुत यूनिक इवेंट है। सर पिछली बार जो है 7 पदक आए थे, इस बार 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए, पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कितने पदक आएंगे इस बार? मेरा विश्वास है कि बेहतर होगा, क्योंकि भारत के स्पोर्ट्स पर्सन्स की सुविधाएं भी बढ़ी हैं, हमारी कोचिंग भी अच्छी हुई है, उनके डाइट्स का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अब तो मेरा पूरा विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री के स्तर से इस तरह का सपोर्ट है कि जाने के पहले उनको विदा करना, जीतने के बाद उनसे बात करना, जीत के आने पे उनका स्वागत करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका फ़ायदा हमें इस पेरिस में दिखेगा। मेरा दिल कहता है कि इस समय इस बार हम लोग पीछे से भी डबल का परफॉर्मेंस देखने की मन में उम्मीद है। डी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून इन दिनों परेशानी का सबब बना हुआ है। पहाड़ी राज्यों में बारिश से हो रहे भूस्खलन के चलते यातायात प्रभावित हुआ है, तो मैदानी राज्यों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के अधिकांश हिस्सों में हो रही बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत का सबब बनती हुई दिख रही है। एक तरफ जहां बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर किसान खुश नजर आ रहे हैं और धान की रोपाई में जुट गए हैं। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। वहीं गुजरात में भी भारी बारिश के बीच आने वाले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही हाल महाराष्ट्र का है, जहां भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे असम के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन 15 दिन के ऊपर हो गया, अभी तक पानी कम ही नहीं हो रहा है। बहुत दिन हो गया, खाना का भी तकलीफ हो रहा है, घर के अंदर रहना नहीं सकते। हम लोग यहाँ दलंग में रहते हैं अभी तक। बहुत समस्या होता है। यहाँ पर 120 गौर 22 गौर लोग है। खेती बाता में फ्लड हो गया, पूरा पानी का नीचे चला गया। हमारा आगे दिन हम क्या खा के चलेगा वो भी कुछ नहीं है, हमारा सामने कुछ नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का भी है। बाढ़ की चपेट में आए मुजफ्फरपुर से तस्वीरें सामने आई है, जहां भारी जलभराव के चलते स्कूल की छुट्टी कर बच्चों को सुरक्षित घर भेजना पड़ा। नदी जब उफान पर होती है तो विद्यालय में जो है जलभराव की समस्या हो जाती है। प्रशासन को इस वाकये की जानकारी दे करके हम लोगों ने बच्चों को जो है छुट्टी दे दिया है। सोने की जगह नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं, इतना दूर से लाने नहीं सकता है पानी।
वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ ने 732 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ के बीच उत्तर प्रदेश से दो तरह की तस्वीरें सामने आई है। एक और तो जहां पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अलीगढ़ में मथुरा रोड के पास किसानों ने धान की रुपाई करना शुरू कर दिया, तो वहीं प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उधर गुजरात में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वलसाड में बीते 24 घंटे में भारी बारिश के कारण मधुबन बांध में जलस्तर बढ़ गया। इतना ही नहीं, वलसाड जिले के अलावा गुजरात के नवसारी में भी हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ भी लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाके ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ में भारी बारिश लगातार जारी है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के एंट्री एग्जिट गेट पर अंधेरी समेत कई जगहों पर सबवे में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन तमाम राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के बीच मौसम की स्थिति को लेकर आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि मानसून नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आने वाले दिनों की बात करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, जहां के लिए हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। दिल्ली के रिलेटेड कोई अलर्ट नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 3 सेट में 6-2, 6-2, 7-6 से हराने में सफलता पाई। लगातार दूसरे साल जोकोविच को हराकर अल्कराज ने विंबलडन में खिताबी जीत हासिल की है। अल्कराज के करियर का ये दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने 42 रन से जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के सामने 168 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 18.3 ओवर में 125 रन ही बना सकी। बीसीसीआई ने पूर्व खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ को वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे अंशुमन गायकवाड़ को इलाज के लिए बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। उरुग्वे ने कोपा अमेरिका में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उरुग्वे ने कनाडा को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। कैटरीना सिन्याकोवा और टेलर टाउनसेंड ने विंबलडन में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। सिन्याकोवा और टाउनसेंड ने फाइनल में ब्रियला डाब्रोवस्की और एरन रूटलिफ को शिकस्त दी। ओलंपिक खेलों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिल्ली में भारत इन पेरिस अवेयरनेस रन का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा के नौरनौल में स्थित एयर स्ट्रिप में देश के पहले VTSBS स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने हवाई सफर करते हुए 12,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग भी की। भारत की अनहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। अनहत ने तीसरे दौर में अमेरिका की समांथा जाफे को 11-7, 12-10, 11-6 से मात दी। विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में लड़कों के वर्ग में शौर्य बावा ने चौथे दौर में स्थान बना लिया है। उन्होंने तीसरे दौर में अमेरिका के रस्टिन विसर को शिकस्त दी। भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी ने लिव गोल्फ सीरीज में अपने पहले खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा लिए हैं। अनिर्बान ने दूसरे दौर में 5 अंडर 66 का कार्ड खेलकर 5 शॉट की बढ़त हासिल कर ली है।